हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने स्टडी किया हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट। तो लाइट एक वेव है, ऐसा एक्सेप्टेंस आ गया। और लाइट एक्चुअली वेव के साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रखता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा वेव होता है, वेदर इट्स रिक्वायर मीडियम टू मूव और नॉट। सो आप बोलेंगे कि इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, सो नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। अगर किसी भी वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो हम उसको एक कैटेगरी में रखते हैं, आपको याद होगा। उसको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल। तो ये नॉन मैकेनिकल कैटेगरी का होता है, नॉन मैकेनिकल वेव है। और नॉन मैकेनिकल वेव को आपको याद होगा कि एक नाम से बुलाया जाता है, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली लाइट। और ये आप वेव चैप्टर के बेसिक्स में से आप जानते हैं। मोर ओवर एक दूसरा वे ऑफ कैटेगराइजेशन था जिसमें हम बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल है या फिर ट्रांसवर्स है। एज आई टोल्ड यू कि हाइजेन ने इसको लॉन्गिट्यूडनल बोला। फाइनली ये प्रूव किया गया पोलराइजेशन के थ्रू कि ये ट्रांसवर्स वेव है। एंड यहाँ पे लगा सकते हैं एंड ट्रांसवर्स वेव है। फिर आपसे पूछा जाएगा ये किससे पता चला है, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट ने पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट को फॉलो किया और पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए नहीं होता है। राइट, सिंस ये वेव है तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है और इसके सुपरपोजिशंस के बारे में बात किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ अ लाइट इक्वेशन और लाइट वेव इक्वेशन। जब हम लाइट वेव इक्वेशन लिखेंगे तो बेसिकली हम वेव की इक्वेशन लिख रहे होंगे और उसी इक्वेशन को हम लाइट से रिलेट करेंगे। बट ये आपको याद रखना होता है कि जब हम वेव इक्वेशन लिखते हैं तो किसका डिस्टर्बेंस चल रहा है उसको लिखते हैं। जैसे हम लोग लिखते थे y इज़ इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें हम ए एम्पलीट्यूड कहते थे और ये y के करस्पॉन्डिंग होता था, y डिस्प्लेसमेंट भी होता है। प्रेशर केस में लिखते हैं तो फिर एक प्रेशर फॉर्म में वेव को लिखा गया था। यहाँ पर सिंस ये लाइट है तो लाइट में कौन सी क्वांटिटी है जो जिसको हम डिस्टर्बेंस कहेंगे और या फिर डिस्टर्बेंस को किस फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में मेज़र करेंगे। तो आप बोलेंगे कि लाइट जब वेव का फॉर्म प्ले कर रहा होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर बेसिकली द डिस्टर्बेंसेस। सो डिस्टर्बेंसेस आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। सो उस डिस्टर्बेंस को किसके टर्म में मेज़र करते हैं, डिस्टर्बेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रहा होता है और उनके वाइब्रेशंस के डायरेक्शन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर से यहाँ पर उसको ड्रॉ कर देते हैं। अगर लाइट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। दैट मीन्स दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सो अगर लाइट रे एक्स डायरेक्शन में चलेगा तो उसके एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उस प्लेन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन चलेगा। इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। और जब कभी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस होते हैं तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑसिलेटिंग अपसाइड प्लस वाई, डाउन साइड दिस प्लस वाई, और मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑसिलेटिंग प्लस जेड और माइनस जेड डायरेक्शन में चलेगा। बोथ विल बी परपेंडिकुलर। राइट, सो यहाँ पर जो परपेंडिकुलरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस में है, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट की डायरेक्शन में परपेंडिकुलरिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरिटी है। सो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, अब आपको अगर वेव इक्वेशन लिखनी है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों के फॉर्म में लिख सकते हो। बेसिकली होता है कि हम एक के फॉर्म में लिखते हैं तो दूसरा हमको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो 90 डिग्री है उस रिलेशन से। तो जनरली हम उसको ई से डिनोट करेंगे। सो लाइट की जो वेव इक्वेशन होती है उसको हम लिखते हैं जैसे ई इज इक्वल टू लेट से ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ना वेव के नोटेशन के अकॉर्डिंग आप जानते हो अगर हम के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हैं इसका मतलब ये एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। मोर ओवर आप ये भी बता सकते हो एक्स डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में दो डायरेक्शन एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर यहाँ पे माइनस साइन आता है यानी दोनों अपोजिट साइन के होते हैं एक्स और टी के कोफिशिएंट्स, तो फिर हम बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि दिस लाइट इज प्रोपोगेटिंग, दिस लाइट इज प्रोपोगेटिंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऐसा बोल सकते हैं।
मोर ओवर वेव वेलोसिटी के बारे में बात कर लेंगे। वेव वेलोसिटी की वैल्यू आप जानते हो, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो ओमेगा बाई के हो जाएगा, राइट। और ये प्रूफ किया गया था बाद में जब वेव के बारे में पता चल, वेव की ऑथेंटिसिटी मानी गई, तो वेव इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट की गई वो सी के बराबर आया था वैक्यूम में, और सी की वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो ये रिलेशन भी वेव के लिए और लाइट के लिए वैलिड रहता है। अच्छा, ई नॉट क्या कहलाएगा, यहाँ पर ई नॉट एम्पलीट्यूड कहलाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और मैक्सिमम वैल्यू है वो ई नॉट होती है। के क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो के की वही डेफिनेशन है जो ओल्ड डेफिनेशन आप जानते हो वेव में, 2 पाई बाई लेमडा। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द वेव लेंथ। इसका मतलब है हर कलर के लाइट के लिए अलग अलग के की वैल्यू रहती है। अगर आपको के सेम रखना है तो आपको लेमडा को सेम रखना है। दैट मीन्स वेवलेंथ को सेम रखना है, कलर को सेम रखना है। और आप इसके बारे में भी जानते हैं, ओमेगा, ओमेगा इज़ 2 पाई बाई टी अगर आप टाइम पीरियड के टर्म में लिखना चाहते हैं, या फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी को कई बार न्यू वर्ड से लिखा जाता है, लेटर से लिखा जाता है, तो उसको आप देख सकते हो, राइट। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम फॉलो करते हैं। अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं, राइट। नाउ अगर हम इसको v पकड़ते हैं 1 मिनट के लिए वेलोसिटी को, या फिर आप c लिख सकते हो। c स्पेसिफिक है, v जनरल रहता है। तो अपने को एक रिलेशन याद होगा कि e की जो वैल्यू होती है वो हम v क्रॉस b से याद रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। सो अगर इस पॉइंट को कैरी करते हैं तो इस पर बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं। वो क्या करेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की के टर्म में आपको वेव इक्वेशन देगा, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में आपसे जानना चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का सही एक्सप्रेशन क्या होगा। सो यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है कि इनमें तीनों में आपस में क्या रिलेशन होते हैं। तीनों का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी स्पीड में और वेलोसिटी में, राइट। अच्छा, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आप लिख सकते हो, ई की जो वैल्यू आएगी वो वी और बी के बराबर होगा। अब ये वैल्यू का मतलब इनकी पीक वैल्यूज़ को आप ले सकते हो, इनके मैग्नीट्यूड्स को ले सकते हो, या एम्पलीट्यूड्स को ले सकते हो, वो आपस में इस तरह से रिलेटेड रहते हैं। तो कभी अगर आपको ई पता है, इसका मतलब आपको ई नॉट नोन है, ई नॉट नोन है और वी नोन होगा, तो आप बी नॉट की वैल्यू भी बता सकते हो। तो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट डिवाइड बाई वी। एक तो ये हुआ। अच्छा, फिर इसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आपको लाइट का एक्सप्रेशन दिया गया, तो उसको और भी प्रॉपर वे पे लिखेंगे। प्रॉपर वे के वे में इस तरह से दिया होगा कि ये वेक्टर होगा, और लेट से यहाँ पर जे कैप लिखा हुआ है। जे कैप मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने जे कैप डायरेक्शन में दिखाया है। सो आपको क्या समझना है कि ये जो वेक्टर है इसकी वो डायरेक्शन होगी जो यहाँ पर लिखी गई होगी, राइट। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, और किस डायरेक्शन में चलता है यहाँ से पता चलेगा किस डायरेक्शन में चलता है। ये एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। सो आपको v की डायरेक्शन x पता चल गई, प्लस x, पॉजिटिव x, राइट। दैट मीन्स आई कैप यू कैन थिंक ऑफ। और e की डायरेक्शन j पता चल गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट हैंड रूल फॉलो करता है, तो इसका मतलब b किस डायरेक्शन में आएगा। तो b की डायरेक्शन में आप बोलोगे, जो b की डायरेक्शन आएगा वो i क्रॉस j से निकलेगा। i क्रॉस j क्या बनता है, k। इसका मतलब ये k कैप डायरेक्शन में जाने वाला है। तो क्या यहाँ से हम एक बात को बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी दी फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस वेव। सो मैग्नेटिक फील्ड के अगर हम ऑसिलेशन की बात करेंगे तो बी वेक्टर आएगा बी नॉट, और अगर ये साइन रहता है तो वो भी साइन रहता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी रहेगा साइन, और जिस डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट करता है वेव को, वेव उसी डायरेक्शन में ये भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको एग्जैक्टली कॉपी कर देना के एक्स माइनस ओमेगा टी। बट बी के वाइब्रेशन की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो वो अभी के कैप आएगी, के कैप। और एक वीडियो में हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अगर हमको दो की डायरेक्शन पता है तो तीसरे की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायरेक्शन को निकालोगे, और उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप बी की डेफिनेशन बता दोगे या बी का एक्सप्रेशन बता दोगे, राइट। सो अगर ई गिवन होगा तो बी आपसे जानना चाहेगा, आप डेफिनेटली बता सकते हो। कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है, ये जो फेज़ होगा वो बराबर रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी, 90 डिग्री पर होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी फिर उसके लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करके बता सकते हो। फाइन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। वेब में एक और टर्म आपने पढ़ा होगा, फेज़। फेज़ को हम लोग फाई से लिखते हैं, तो साइन के साथ जो भी इनसाइड में लिखा होता है वो फेज़ होता है। तो फाई की जो वैल्यू आती है दैट इज़ के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो टाइम और एक्स पता होगा तो आप फेज़ बता सकते हो एक पर्टिकुलर वेव के लिए। इसका जो फेज़ आ रहा है और बी का जो फेज़ आ रहा है दोनों बराबर आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट
पॉइंट है जो कि थ्योरेटिकली आपसे पूछा जा सकता है कि जब लाइट प्रोपोगेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, दोनों के ऑसिलेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना चलता है. सो यू से देयर इज नो फेज डिफरेंस, दे आर इन द सेम फेज. व्हाट डज दैट मीन? क्या इसका मतलब ये आप समझते हो कि सेम फेज का होने का मतलब हुआ द टू फील्ड विल बी साइमल्टेनियसली गोइंग टू द मैक्सिमम, साइमल्टेनियसली गोइंग टू बी मिनिमम. इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी तब भी वो मैक्सिमम होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा. इसका मतलब वो साइमल्टेनियसली इन फेज, दे आर ऑसिलेटिंग इन फेज. गॉट टू नो? दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ ये एक सिंगल इक्वेशन के बारे में हो गया. ई पता है तो बी निकाल लेंगे, इसलिए हम दोनों को नहीं पढ़ते हैं, एक को पढ़ते हैं, दूसरा हम कभी भी निकाल सकते हैं. लेट्स से अपने पास एक से ज़्यादा लाइट्स हैं, यानी दो लाइट्स हैं, और दो लाइट्स एक साथ मीट करते हैं तो सुपरपोजिशन होता है, फिर इंटरफियरेंस होता है. वो सारी पॉइंट्स आप जानते हो, उन्हीं को हम लोगों को फिर से रिकॉल करना है. सो लेट्स से रिकॉल दोज पॉइंट्स. सो अपने पास दो वेव इक्वेशन दिया गया. लेट्स से एक लाइट ये है E1, और E1 के लिए जो उसका एम्पलीट्यूड है लेट्स कॉल इट एज E01, और साइन kx माइनस ओमेगा टी, और लेट्स से इसको हम k1x माइनस ओमेगा 1t कहते हैं. फिर एक E2 है, सेकेंड लाइट है जो E02 है, साइन k2x माइनस ओमेगा 2t है. सो अगर अपने पास ये दो लाइट्स हैं और ये सुपरपोज करेंगे तो इनके वजह से कितना इंटेंसिटी वगैरह आएगा वो सब हम लोग स्टडी करेंगे. लेकिन उससे पहले फेज डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फेज डिफरेंस, जब कभी आपको फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो इस तरह से दो वेव इक्वेशन आपका देगा, लाइट वेव, और आपसे फेज डिफरेंस पूछेगा तो आप बोलोगे फेज डिफरेंस डेल्टा फाई होता है, उसको हम φ2 माइनस φ1 बोल सकते हैं, या फिर φ1 माइनस φ2 बोल सकते हैं. सो φ2 का मतलब हुआ ये सारा स्टफ, φ1 का मतलब हुआ ये सारा स्टफ, राइट. अगर इसको हम लिखना भी चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं k2x माइनस ओमेगा 2t माइनस k1x माइनस ओमेगा 1t. इनकेस अगर इसको फर्दर रीराइट करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं k2 माइनस k1 x, राइट. और t के टर्म में लिखना चाहेंगे, और t का भी एक टर्म रहेगा तो आएगा प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी. सो दैट इज़ द फेज डिफरेंस. So phase difference can be function of x, it can be function of time, it can be function of both. Now कब ये function of time बनेगा? जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपस में बराबर नहीं होंगे तो t सर्वाइव करेगा, और अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 आपस में बराबर हो गए तो फिर t कैंसिल आउट हो जाएगा. इसका मतलब फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करेगा जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होंगी, और वो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा जब उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी. सो इसके बाद हम लोग एक केस करेंगे. लेट्स से इफ़ ओमेगा 1 इज़ इक्वल टू ओमेगा 2, दैट मीन्स बोथ द लाइट्स हैव सेम फ्रीक्वेंसीज. अगर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है तो आप समझते हो कि वो सेम सोर्स से निकले होते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है. तो अगर ऐसा हो गया तो हम बोल सकते हैं कि डेल्टा फाई इज़ टाइम इंडिपेंडेंट. टाइम इंडिपेंडेंट तो वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा. तो जो भी फेज डिफरेंस होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा. और ऐसे सोर्सेज का जिसका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं करता है, उन सोर्सेज को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. आपने ये वेब में लर्न किया, इसका मतलब वो सोर्सेज कैसे रहेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज रहेंगे. और कोहेरेंट सोर्सेज के लिए ही हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, राइट. सो उसके लिए फेज डिफरेंस ये टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा. तो फिर फेज डिफरेंस रहेगा कितना? तो उस केस में फेज डिफरेंस रहेगा k2 माइनस k1 इंटू एक्स. और k1 k2 को हम लोग जानते हैं उसके टर्म में लिख सकते हैं. किसके टर्म में? वेवलेंथ के टर्म में लिख सकते हैं. इसका मतलब ये वेवलेंथ के टर्म में लिखा जा सकता है. फाइन. नाउ इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करेंगे कि अगर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है, बिकॉज लाइट विजिबल होती है, उसके कलर विजिबल होते हैं, तो लाइट में हम ब्राइटनेस और डार्कनेस को ऑब्जर्व कर पाते हैं. तो अगर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है तो उसके लिए एक और कंडीशन होती है, उनकी वेवलेंथ भी आइडेंटिकल होनी चाहिए. सो एक और पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टू टेक प्लेस, बोथ लाइट्स, अगर दो हैं तो और ज़्यादा हैं तब भी,
और ऐसा लिख सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट्स और पार्टिसिपेंट लाइट्स, ऐसा लिखते हैं पार्टिसिपेंट लाइट्स शुड हैव सेम वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि दोनों पार्टिसिपेंट लाइट या फिर उस जो भी हैं, जितने ज़्यादा भी हैं, वो सारी पार्टिसिपेंट लाइट की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। वेवलेंथ सेम होने का मतलब दे मस्ट बी ऑफ सेम कलर। कभी आपसे ऐसा बोलेगा कि एक ब्लू कलर है और एक ग्रीन कलर की लाइट है, आपस में मिलती है, सुपरपोज करती है, तो बताइए उसका इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा आएगा? तो आप बोलोगे नहीं, वो स्टेबल नहीं आएगा और इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा, उसके लिए सेम वेवलेंथ का होना ज़रूरी है। सो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है उसको एक सोर्सेज को कोहेरेंट होना चाहिए, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसीज बराबर आनी चाहिए, और दूसरा ये है कि उनकी वेवलेंथ भी बराबर आनी चाहिए। अगर वेवलेंथ बराबर आ गया तो फिर ये फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी पाथ पर जाते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ जो ट्रैवल करती है फर्स्ट वेव, उतना ही पाथ सेकेंड वेव ट्रैवल करती है, तो आप पाओगे कि किसी भी टाइम पर, नो मैटर व्हाट द टाइम यू आर टेकिंग, उनका पाथ, उनका फेज डिफरेंस नहीं रहेगा। सो फेज डिफरेंस विल नॉट अकर as long as both the waves are covering the same path, that means same displacement और same distance. So अगर x सेम रहता है तो फिर k1 और k2 बराबर होने की वजह से पाथ डिफरेंट ज़ीरो हो जाता है। तो इंटरफेरेंस के लिए किस तरह के वेव्स होने चाहिए उसके लिए हम लोग बात करते हैं। तो इस तरह से आना चाहिए E1, लेट से फर्स्ट है, वो आएगा E01 और ये आएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो एक वेव को हम इस तरह से लिखेंगे और सेकेंड वेव को कैसे लिखने वाले हैं? सेकेंड वेव आएगा E02 साइन kx माइनस ओमेगा टी, राइट। सो अगर ये अलग अलग वेव्स हैं, तो अगर सेम डिस्टेंस ये भी चल रहा है, सेम डिस्टेंस ये भी चल रहा है, तो आप पाओगे कि फेज डिफरेंस कितना आएगा? ज़ीरो। बट अगर ऐसा हुआ कि इसने जो फर्स्ट वाले ने ट्रैवल किया है वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया है और सेकंड वाले ने x2 डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं उससे पहले, तो दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस आएगा। तो अब फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो अब फेज डिफरेंस ज़रूर आएगा, लेकिन ये फेज डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है इसका भी हमको ख्याल रखना है। दिस फेज डिफरेंस इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू, यू कैन कॉल इट एज kx2 माइनस kx1। अब आप k को बाहर निकाल सकते हो, तो ये बनेगा x2 माइनस x1, और k को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई लेमडा, और ये इसको डेल्टा एक्स, x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते हैं। तो ये एक पॉपुलर फार्मूला आता है और जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो फार्मूला आया वो किस वजह से आया। इसके लिए जो इंटरफियरिंग वेव्स हैं, दोनों वेव्स के लिए वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज बराबर हैं, और लेकिन दोनों वेव्स ने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर किए हैं। तो जहाँ पर डेल्टा एक्स क्या कहलाएगा? डेल्टा एक्स इज़ नोन एज पाथ डिफरेंस। सो डेल्टा एक्स इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। So dependent on path difference you will get phase difference. So delta phi is a phase difference. सिमिलर फार्मूला आपने पहले भी लर्न किया है, बस उसी को रिवाइज करा दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द फेज डिफरेंस डिपेंडेंट ऑन द पाथ डिफरेंस, एंड इफ वी हैव अ सेम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड then you will find phase difference will become zero because path difference will become zero. मेकिंग सेंस। और दो पॉइंट्स भी पता चला, कोहेरेंट सोर्स का होना और सेम कलर की लाइट का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरफेरेंस पैटर्न लेना चाहते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न में किस तरह की लाइट वेव हम यूज़ करेंगे? तो आप याद रखोगे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करेंगे, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक केस के लिए वेवलेंथ सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो नहीं बदलती है। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पर्टिकुलरली। और जिस तरह से आपने इंटरफेरेंस ऑफ वेव पढ़ा था वेव चैप्टर में, एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोग फिर से लिखने वाले हैं, बिकॉज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है और लाइट एक वेव होती है, तो वेव के टर्म में इसको हमको लिखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको दो वेव्स चाहिए होंगे जो कोहेरेंट सोर्स से आए हों और उनके वेवलेंथ भी इक्वल हों। सो लेट्स से कि अपने पास एक वेव है E1 और उसका एम्पलीट्यूड है E01 और ये साइन kx माइनस ओमेगा टी से गवर्न हो रही है। और एक सेकेंड वेव है जो E02 है और ये साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई से गवर्न हो रही है। अब इसमें हमने फाई इंट्रोड्यूस कर दिया। ये फेज डिफरेंस है जो इनिशियली से दोनों वेव के बीच में था, और ये फेज डिफरेंस ओवर द टाइम अब चेंज नहीं करेगा, और ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज से आ रहे हैं।
कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है फेज डिफरेंस शुड नॉट बी dependent on time, and if you difference these two, then you'll find phi is a phase difference and it's constant numbers independent of time. और इंटरफेरेंस का मीनिंग क्या होता है कि जब दो या उससे ज़्यादा लाइट वेव्स आपस में एक ही लोकेशन पे मिलते हैं, एक ही लोकेशन में मिलते हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्स, दे आर मीटिंग एट द सेम लोकेशन एट द सेम टाइम, दे आर मीटिंग एट द सेम टाइम, तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो वैरी करती है, तो उस इंटेंसिटी के वेरिएशन को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, उसके लिए पहले सुपर पोजिशन लगाना होता है, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, सो यू विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन एंड एज पर द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल टोटल फील्ड विल बी E1 प्लस E2। और आप जानते हो कि अगर फेज डिफरेंस फाई हो तो ये इसके एम्पलीट्यूड हैं, तो उसके लिए एम्पलीट्यूड का रिलेशन किया जाता है, जस्ट लाइक फेजर डायग्राम बना करके आप बता सकते हो। फेजर डायग्राम अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो आप इसको एक डायरेक्शन पकड़ते हो, तो इस डायरेक्शन को बोलोगे दिस इज़ E01, और इससे फाई एंगल पर एक दूसरा आना है जिसको आप E02 बोलेंगे, और ये जो एंगल है दिस इज़ कॉल्ड फाई। फिर एम्पलीट्यूड, इसके बाद जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर से गवर्न होता है, ये E0 हो जाएगा। और ये बेसिकली वेक्टर्स लॉ हैं, तो आप जानते हो कि आपको याद भी होगा A² इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 प्लस 2 टाइम्स A1 A2 कॉस फाई। सो जो रिजल्टेंट वेव आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, E इज़ इक्वल टू E0, उसका एम्पलीट्यूड E0 होगा, साइन रहेगा kx माइनस ओमेगा टी रहेगा, और कुछ फेज डिफरेंस आ सकता है जिसको डेल कहते हैं। और आपको ये भी याद होगा डेल अगर E0 1 से है तो इसको हम डेल बोल सकते हैं। वेक्टर्स के रूल्स को अप्लाई करने के बाद E0 और डेल दोनों की वैल्यूज़ आपको याद रहती है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो इससे अपने को पता चलता है। और यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं वेयर E0 की वैल्यू भी आपको पता होती है, वेयर E0 is equal to under root E01 square plus E02 square plus 2 times E01 E02 cos phi। यहाँ पर मैंने E01 2 यूज़ कर लिया, आप A1 A2 भी यूज़ करेंगे तब भी चलेगा। और इसके बारे में भी आपको ख्याल होगा कि 10 डेल निकालते थे हम, 10 डेल की जो वैल्यू होती है जिससे निकालते थे उसको हम डाउन साइड लिखते हैं, यहाँ पर E01 याद है, और यहाँ पर लिखेंगे E02 sin phi डिवाइड बाई E02 cos phi। इस रूल को अप्लाई करने के बाद हम डेल की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। पॉइंट इज़ कि अगर दो लाइट वेव सुपरपोज करते हैं तो उसकी रिजल्टेंट लाइट वेव हम बता सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है, आप इसको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देन आफ्टर हम लोग जानते हैं कि इस वाली इक्वेशन को, ये जो एम्पलीट्यूड का रिलेशन है, इसी एम्पलीट्यूड के रिलेशन को हम लोग इंटेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट लाइट थी इसके पास इंटेंसिटी I1 है और इसके पास इंटेंसिटी I2 है। वेव में आप जानते हो जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसी को अगर आप यूज़ करेंगे देन यू कैन क्लेम कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है I, सो वी आर एज्यूमिंग कि फाइनल इंटेंसिटी I मिल रहा है, सो दिस I इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू अंडर रूट, आप अंडर रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसको स्क्वायर करेंगे तो फिर ये I बनेगा, तो I बिकम्स इक्वल टू I1 सेपरेटली लिख देते हैं प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर आएगा रूट I1 इंटू रूट I2, और ये cos phi के टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस फार्मूला टॉक्स अबाउट हाउ द इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस एंड हाउ द phi इज गोइंग डिपेंडेंट ऑन phi, I will be changing, it will be different for different phi value, it's not simply I1 plus I2। दो इंटेंसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो जब दो लाइट आपस में मिलते हैं तो स्केलर क्वांटिटी I1 प्लस I2 होता है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी इज़ नॉट I1 प्लस I2, इट्स रादर डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, और इसी की वजह से ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस बिकम सो पॉपुलर। हाँ, आपको ये पता है कि अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज होंगे, तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉन कोहेरेंट सोर्सेज के लिए फाई रैंडमली वेरी करता है, और जब फाई रैंडमली वेरी करेगा तो उसका एवरेज वैल्यू के हिसाब से कॉस फाई की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो ज़ीरो आ जाती है, इसलिए ये टर्म चला जाता है। तो इन केस ऑफ नॉन कोहेरेंट सोर्सेज आप केवल इतना फार्मूला यूज़ करते हैं, और कोहेरेंट के लिए पूरा यूज़ करते हैं, राइट। फिर आपने इसमें पढ़ा था इंटरफेरेंस में दो तरह के इंटरफेरेंसेस थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसको भी हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता होगा कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है,
और आई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, उसके लिए कॉस फाई कितना होना चाहिए। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज एन इंटरफेरेंस इन विच द इंटेंसिटी बिकॉज मैक्सिमम, दिस इज हाउ द सुपरपोजिशन टेक्स प्लेस। उसके लिए कॉस फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होती है तो फिर यहाँ से आपको आई की वैल्यू पता चल जाती है। आई की वैल्यू आती है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 प्लस I2। आप चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, I इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ I2 इसका होल स्क्वायर। और आप पाओगे ये मैक्सिमम होता है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव है, इसलिए आई मैक्स की वैल्यू होती है। अच्छा, कॉस फाई की वैल्यू अगर 1 हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके भी अपने मायने हैं। और इसके क्या मायने थे, ये कंडीशन वाली बात है, इफ़ अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होता है, ठीक है। और इसी के लिए अगर हम लिखना चाहें कि कॉस फाई, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, अगर 1 आया दैट मीन्स व्हाट, फाई मस्ट बी इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई होना चाहिए। अगर फाई की वैल्यू 2n पाई यानी फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए। तो एक तो ये कंडीशन होगी जहाँ पर n कैन बी एनी इंटीजर। फिर हम लोग जानते हैं फाई की वैल्यू होती है सिंस फाई इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। तो इनको जब आपस में रिलेट करते हैं तो आपको यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, 2 पाई कैंसिल हो गया, वो n लेमडा होना चाहिए। इसका मतलब जब पाथ डिफरेंस दो लाइट के बीच का n लेमडा होता है यानी लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, उस समय कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, उस समय इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही होती है और सुपरपोजिशन जो है या इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। लाइट के टर्म में हम ऐसा बोलेंगे ये ब्राइट फ्रिंज है, वो ब्राइट स्पॉट है, ब्राइट स्ट्रिप है, ब्राइट फ्रिंज है, फ्रिंज वर्ड यूज़ करेंगे। और या फिर ब्राइट स्पॉट है, तो ब्राइट स्पॉट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है। और लाइट में हम इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस से जानते हैं। तो अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब वहाँ पर ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है, तो दैट्स कॉल्ड ब्राइटेस्ट पॉइंट। और ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज क्या है वो ओवर द टाइम आप समझेंगे, और एटलीस्ट ब्राइट पॉइंट तो हम समझ सकते हैं। और ब्राइट पॉइंट कब मिलता है, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू n लेमडा के बराबर होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या फाई के टर्म में बोलेंगे तो ये होगा। यहाँ पे मैंने n के बारे में नहीं बताया, n कोई भी वैल्यू हो सकती है, n कैन बिलोंग टू एनी इंटीजर, लाइक इट कैन बी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इट कैन बी एनी इंटीजर दैट यू कैन थिंक ऑफ। इसका एक काउंटर वर्जन है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके इसमें मिनिमम आना चाहिए, और मिनिमम इंटेंसिटी आता है जब कॉस फाई की वैल्यू -1 हो जाती है। तो उस समय क्या आता है, आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी I1 प्लस I2 प्लस, और ये माइनस बन जाएगा क्योंकि -1 वैल्यू आपने लिया। तो I विल बिकम मिनिमम, मिनिमम इंटेंसिटी इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। सो दैट इज़ मिनिमम इंटेंसिटी। और ये मिनिमम इंटेंसिटी कब आती है, अगर आप चाहें तो इस कंडीशन को फिर से एलेबोरेट कर लेते हैं, तो अपने को पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्टिव कब होता है। तो कॉस फाई का -1 होना मतलब फाई की वैल्यू 2n + 1 पाई होना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना। फिर हम ये भी जानते हैं कि फाई की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा होती है। तो इन दोनों को, और डेल्टा एक्स भी होता है, इन दोनों को एसोसिएट करेंगे तो अपने को डेल्टा एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। पाई से पाई कैंसिल हो गया, लेमडा ऊपर गया, तो ये बनेगा 2n + 1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए। इसका मतलब है जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 हो जाती है, उस समय ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, और उस समय इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इंटेंसिटी मिनिमम होने का मतलब हुआ कि ब्राइटनेस सबसे कम होती है, तो उसको हम डार्क फ्रिंज के नाम से जानते हैं, डार्क फ्रिंज। तो जब हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे डार्क, इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी इज़ मिनिमम। जब ब्राइट की बात करेंगे तो इंटेंसिटी इज़ मैक्सिमम। डार्क इज़ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइटनेस इज़ फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसका वो भी केस आपको पता है, जब दोनों इंटेंसिटी बराबर होती हैं उस केस में क्या हो जाएगा। तो इफ़ अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर है, यानी I1 = I2 और I0 के बराबर है, तो उस केस में I की वैल्यू क्या आती है, ओवरऑल इंटेंसिटी। यू रिमेंबर दिस फार्मूला 4I0 cos square 5/2. So this formula works when the two light source when they are superposing or interference is taking place, और दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं।
डू यू रिमेंबर दैट? यस। इसके लिए अगर आपको कंस्ट्रक्टिव केस देखना है, आई मैक्स देखना है, तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4I0। और अगर आपको डिस्ट्रक्टिव देखना है तो आई मिन कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब ये ब्राइट होगा। ब्राइट बेसिकली इसको बोलेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं आएगी। और ज़ीरो इंटेंसिटी है लाइट की, इसका मतलब कोई लाइट नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ अ डार्क। सो डिस्ट्रक्टिव इज़ अ डार्क, कंस्ट्रक्टिव इज़ अ ब्राइट। और इस तरह से हम इंटरफेरेंस को लाइट के टर्म में बात कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स एक एक्सपेरिमेंट रहता है जिसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देयर हैज़ बीन नो सिंगल एग्जामिनेशन विदाउट YDSE क्वेश्चन, सो दैट मीन्स एवरी एग्जाम विल बी कैरिंग दैट क्वेश्चन। सो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। उसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो यही है कि इंटरफेरेंस कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव कब होता है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है, पार्ट डिफरेंस कैसे मेज़र करते हैं, एंड वेव इक्वेशंस क्या हैं, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।